वेलकम व्यूअर्स टू द फोर्थ प्रेजेंटेशन ऑफ सीओए फॉर द पीपीएससी एग्जाम। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अ स्टेटमेंट और कमांड गिवन टू सीपीयू टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, यानी कोई भी कमांड या स्टेटमेंट जो सीपीयू को दी जाती है टू डू समथिंग एक्टिविटी फॉर अ यूजर। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वीएलसी प्लेयर की, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करता है जी? वो वीडियोस को प्ले करता है। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग उस वीडियो या जो उस सॉफ्टवेयर के लिए डेटा है। तो उस सॉफ्टवेयर के लिए डेटा क्या है? उसके लिए जो वीडियो चल रही है, ये जो वीडियो वो चला सकता है, वो उसके लिए डेटा है। इसी तरह जो बाकी सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप क्या है? एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है। उसके लिए डेटा क्या है? उसमें जो मैसेजेस हैं, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वीएलसी प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि उसके अंदर वैराइटीज ऑफ ऑप्शन है। लाइक अगर वीडियो चल रही है तो उसको अगर पॉज करना है तो वो एक ऑप्शन है। तो वो पॉज करना सीपीयू के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है टू पॉज दिस वीडियो। इसी तरह अगर उस वीडियो को अगर अगेन रेज्यूम करना है तो वो रेज्यूम करना, ठीक है, वो क्या है? वो एक कमांड है, एक स्टेटमेंट है फॉर सीपीयू टू डू दिस एक्टिविटी फॉर अ यूजर। इसी तरह और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक हम लोग उसमें सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है उसको हाई लो कर सकते हैं, या वीडियो को जो है वो फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो जितनी भी ऑप्शंस है, ये सीपीयू के लिए कमांड है कि वो यूजर के लिए ये एक्टिविटीज है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है विच इज डिजिटल कंप्यूटर। तो सबसे पहले ये जो वर्ड डिजिटल है, इसका मतलब समझते हैं। अब डिजिटल कहीं पे भी यूज हो रहा तो इसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसी चीज जो डिजिट्स के ऊपर काम करे उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ये है जो जो डिजिटल वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज या बाइनरी वैल्यूज पे काम करे। तो आज जनरली हम जो पीसीज, लैपटॉप या मोबाइल फोन यूज करते हैं वो डिजिटल है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ डिस्क्रीट और बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो बाइनरी या डिस्क्रीट वैल्यूज, अच्छा बाइनरी और डिस्क्रीट का मतलब एक ही है, ठीक है, यानी इन वैल्यूज के ऊपर काम करे तो उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है कि द टर्म वर्क्स मीन टेक्स इनपुट इन डिजिटल फॉर्म एंड गिव्स आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। यानी ऐसा कंप्यूटर, यानी जो वर्क जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जो इनपुट भी बाइनरी फॉर्मेट में ले और जो आउटपुट है वो भी डिजिटल फॉर्मेट या बाइनरी फॉर्मेट में दे। तो ये डायग्राम भी ये शो कर रही है, यानी जो इनपुट है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होगी, सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर जो भी इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंग ही, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो भी बाइनरी में जनरेट करेगा। ठीक है, अब इनपुट क्या होता है? प्रोग्राम प्लस डेटा। ठीक है, अब हम लोगों ने जिस तरह बात की थी वीएलसी प्लेयर के लिए, वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब उसके लिए डेटा क्या है? वो वीडियोज हैं। हम लोग बात करते हैं यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम की। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम फॉर एग्जांपल जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, ठीक है, या स्क्रीन पे जो है वो हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अब जो प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है, अब उस प्रोग्राम के लिए डेटा क्या है? उसके लिए डेटा वो नंबर्स हैं जिनके ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, इसी तरह ऐसा प्रोग्राम जो हेलो वर्ड जो है डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा, उस प्रोग्राम के लिए वो डेटा क्या है? वो स्ट्रिंग है, जो वो हेलो वर्ड है वो जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अब प्रोग्राम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब वो जो यूजर है उसकी सिरदर्दी नहीं है। ठीक है, अब डेटा को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो वो जब हम लोग टॉपिक डेटा फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यानी जो डेटा है उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन बाइनरी। ठीक है, यानी एक प्रोग्राम है, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे लिखा हुआ जी नो नीड बिकॉज कंपाइलर डज दैट, यानी ये करने की जरूरत नहीं है यूजर को, क्योंकि ये जो है कंपाइलर की एक्टिविटी है, ये उसका टास्क है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे एक हाई लेवल लैंग्वेज में C++ जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें लिखा हुआ प्रोग्राम है जो क्या करे? सिंपली दो नंबर्स को वो इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये तो यूजर को समझ आता है प्रोग्राम, ठीक है, यूजर इसी को समझता है। अब बाइनरी जो है वो लैंग्वेज यूजर नहीं समझता, वो कंप्यूटर ही
जो है वो समझता है। तो अब ये जो लैंग्वेज का मिसमैच हो रहा है, ठीक है, तो अब इसको जो है वो कन्वर्ट करने के लिए उस लैंग्वेज में जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है उसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जिसको कंपाइलर कहते हैं या इंटरप्रेटर करते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यही अगर कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में असेंबलर यूज होता, ठीक है। अब ये जो राइट साइड पे शो हो रहा है विच इज अ बाइनरी कोड और मशीन कोड ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज कोड। तो अब यानी हर स्टेटमेंट के कोरिस्पॉन्ड जो है वो एक बाइनरी जो है वो कोड जो कंपाइलर जनरेट करेगा। अब ये जो बाइनरी कोड है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन जो कोड है इसकी जो लेंथ है यानी हर लाइन में जितनी भी बिट्स हैं इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, या क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है डिजाइनर पे यानी या आर्किटेक्ट पे, उसने जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड की जो लेंथ है वो क्या फिक्स की होगी, ठीक है। जो भी लेंथ उसने फिक्स की होगी इंस्ट्रक्शन कोड की, तो वही जो लेंथ का कोड जो है वो कंपाइलर जनरेट करेगा हर इंस्ट्रक्शन के लिए या हर स्टेटमेंट के लिए। तो इधर एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोगों ने इधर मेंशन किया है वो 8 बिट है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि ईच लाइन इन बाइनरी और मशीन कोड इज इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये जो हर लाइन है ईच लाइन इन दिस मशीन और बाइनरी कोड उसको क्या कहते हैं, उसको या तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं या इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन कोड क्या है कि ग्रुप ऑफ बिट्स विच कमांड्स टू सीपीयू टू डू समथिंग, यानी ग्रुप ऑफ बिट्स। तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन की बात की थी तो टेक्निकल टर्म में वो इंस्ट्रक्शन कोड ही होती है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड ही समझता है, ग्रुप ऑफ बिट्स को ही वो अंडरस्टैंड करता है। अगेन लेंथ की हम लोगों ने बात की है, हम लोग जो आजकल पीसीज यूज करते हैं वो 64 बिट है, इसका मतलब है कि वो 64 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब है कि जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसमें क्या कुछ होता है या उसका पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग अगर बात करते हैं कि यानी पेपर पैटर्न क्या है या पेपर फॉर्मेट क्या है, यानी पेपर में क्या कुछ होगा, ठीक है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन में भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें वो क्या है कि दैट डिफाइंस द लेआउट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का लेआउट डिफाइन करती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो यानी एक इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, फील्ड्स होती हैं। इसमें जो पहली फील्ड है विच इज ऑपरेशन कोड, ये जिसको ऑप कोड फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या बताती है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। लाइक एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये जो ऑपरेशन है ये कौन सी फील्ड डिफाइन करती है, ये ऑप कोड फील्ड या ऑपरेशन कोड डिफाइन करती है। उसके बाद जो है वो एड्रेस फील्ड करती है, ठीक है, स्पेसिफाइड लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, ठीक है, यानी जिस डेटा के ऊपर काम करना है उसका एड्रेस क्या है या वो किधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये दो तरह की फील्ड्स होती हैं जो हम लोग इनको देखते हैं वन बाय वन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि नोट लिखा हुआ है कि इफ एन इंस्ट्रक्शन हैविंग एन बिट्स सम बिट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर ऑप कोड फील्ड एंड सम बिट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर एड्रेस फील्ड, यानी कुछ बिट्स अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में एन नंबर ऑफ बिट्स हैं तो कुछ बिट्स जो है वो ऑप कोड के लिए रिजर्व होंगी और कुछ बिट्स जो है वो एड्रेस फील्ड के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितनी तरह के हैं, तो 4 तरह के हैं। 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो यानी 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, जो पहली फील्ड होती है विच इज अ ऑपकोड फील्ड, ठीक है, जो दूसरी है विच इज अ डेस्टिनेशन फील्ड, सोर्स 1 और सोर्स 2। तो ये ऑपरेंड्स की बात हो रही है, सोर्स 1 और सोर्स 2, यानी जो डेटा है, ठीक है, वो उनका सोर्स क्या है, यानी वो कहां से उनको उठाना है, ठीक है, सोर्स 2 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जनरली ये वाली जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो यूज नहीं होता। तो इसमें वो लिखा हुआ भी है कि ये एड्रेसेस ऑफ 2 सोर्स ऑपरेंड्स एंड एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट इस तरीके से है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि पहली जो फील्ड है विच इज अ ऑपकोड फील्ड, अगेन जो बताएगी ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। जो दूसरी है विच इज अ डेस्टिनेशन फील्ड, जो अगली दो है विच इज अ सोर्स 1 एंड सोर्स 2 जो है वो एड्रेस फील्ड्स हैं। तो नीचे एक इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यानी कोई आर्किटेक्चर है सीपीयू, ठीक है, अगर वो इस
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। तो वो किसी एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेगा, तो वो उसको इस तरीके से करेगा। लाइक अगर दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद R3 विच इज अ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में क्या रखो, R1 प्लस R2 दीज आर द सोर्स ऑपरेंड्स, ठीक है। तो इनका जो भी रिजल्ट है उसको R3 में स्टोर कर दो। तो ये जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ है वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के थ्रू हुआ है, ठीक है। हम लोग जो पीसेस यूज करते हैं वो इसी जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाइज एड्रेसेस ऑफ 2 ऑपरेंड्स एंड द एड्रेस ऑफ अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है। 2 ऑपरेंड में क्या होता है कि पहली जो फील्ड है विच इज ऑपकोड फील्ड, और जो अगली फील्ड है, ठीक है, वो दो तरीके से यूज हो रही होती है। एक तो डेस्टिनेशन के हवाले से और दूसरी सोर्स 1 के हवाले से, और जो तीसरी फील्ड है विच इज सोर्स 2 फील्ड। तो ये किसी एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेल्युएट करती है, तो वो नीचे लिखा हुआ भी है। एग्जाम्पल, ऐड करो, R1 में जो है रिजल्ट स्टोर करना है, और कौन सी वैल्यूज को ऐड करना है, R1 प्लस R2 को ऐड करो और R1 में स्टोर कर दो। तो इसमें जो R1 है वो एक तो डेस्टिनेशन के तौर पे यूज हो रहा है, दूसरा सोर्स 1 के तौर पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। इससे इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर R1 में वैल्यू 10 पड़ी है, R2 में वैल्यू 20 पड़ी है, तो अब इनका जो सम है वो R1 में स्टोर होगा। तो इससे जो है वो R1 की जो प्रीवियस वैल्यू 10 है वो ओवरराइट हो जाएगी, वो वैल्यू लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। एक तो ऑपकोड के लिए, उसके बाद जो बोल्ड में लिखा हुआ है कि जो सेकंड फील्ड है, स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ वन ऑफ द सोर्स ऑपरेंड एज वेल एज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद 1 एड्रेस में क्या होता है कि एक ऑपकोड होता है और एक सोर्स 1 होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें देखा था कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसका पर्पस क्या होता है, एक तो वो जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है उसको स्टोर करता है, और दूसरा जो है यानी ALU के लिए वन ऑफ द इनपुट भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 1 address instruction format has a dedicated CPU register called the accumulator to hold 1 operand and to store the result, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 फील्ड्स हैं, एक तो है ऑपकोड के लिए और दूसरी जो है वो सोर्स 1 के लिए, ठीक है। अब इसमें वो ये किसी एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेगा, ऐड करो, ठीक है, एक्यूमुलेटर प्लस R1, यानी एक्यूमुलेटर जो है यहाँ पे एज एन इनपुट यूज हो रहा है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को प्लस R1 को, और स्टोर अगेन किधर कर दो, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये जो है 1 एड्रेस या एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन जो है वो इस एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करती हैं। उसके बाद जो है 0 एड्रेस जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, इसमें जो है सिर्फ ऑपकोड ही दिया जाता है, इसमें जो ऑपरेंड्स हैं उनका एड्रेस नहीं स्पेसिफाई किया जाता, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है कि जो ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ये स्टैक को यूज करता है टू होल्ड ऑपरेंड्स एज वेल एज रिजल्ट, यानी ऑपरेंड्स को भी जो स्टैक होल्ड करता है और रिजल्ट को भी स्टैक ही होल्ड करता है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि स्टैक की जो टॉप वाली वैल्यू है और दूसरी नंबर वैल्यू है उस पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा, और रिजल्ट जो है वो स्टैक के टॉप पे स्टोर होगा। एड्रेस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही फील्ड यूज होती है विच इज ऑपकोड फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ है, ठीक है। अगर इसको इवेल्युएट करना हो, सॉरी R1 प्लस R2 यानी एक्सप्रेशन को अगर इवेल्युएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पुश R1 होगा स्टैक के अंदर, पुश R2 होगा, और उसके बाद जो है वो ऑपकोड मेंशन करना पड़ेगा ऐड का, यानी जो R1 है और R2 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो स्टैक बेस्ड मशीन्स हैं, ठीक है, वो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद अबाउट ऑपकोड्स, ठीक है। अब ये एक MCQs है, ठीक है, यानी ऑपकोड के हवाले से। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि इफ एन इंस्ट्रक्शन 3 बिट्स, यानी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर जो 3 बिट्स हैं वो ऑपकोड के लिए रिजर्व्ड हैं, और 5 बिट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए, एड्रेस फील्ड के लिए, ठीक है। यानी जो इंस्ट्रक्शन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, ऑपकोड के लिए 3 है और जो है एड्रेस के लिए कितनी बिट्स हैं, 5, तो ये टोटल 8 हो गई हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑपरेशन सपोर्टेड बाय द CPU, यानी कितने ऑपरेशन जो है CPU परफॉर्म कर सकता है,
ठीक है, लाइक ये जो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं, तो वो कितने ऑपरेशन है जो सीपीयू सपोर्ट कर सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये जो ऑपकोड फील्ड है ये उससे पता चलेगा। ऑपकोड के लिए जो है कितनी बिट्स रिजर्व हैं, तो 3 बिट्स रिजर्व हैं, तो 2 की पावर 3, तो ये 8 बनता है, यानी टोटल जो 8 इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये ऑपकोड फील्ड से पता चलता है कि कितने ऑपरेशंस सीपीयू परफॉर्म कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो इसमें ये इसकी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है कि 3 बिट्स फॉर ऑपकोड, देन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 8। तो अगर इसमें जो 4 बिट्स रिजर्व होती है, जो 2 रेज़ टू पावर 4, तो 16 जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सपोर्ट कर सकता था कोई सीपीयू। ठीक है, लाइक ये जो 00 है, यानी ये एक एग्जाम्पल है कि अगर 00 ऑपकोड अगर सीपीयू को मिलता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करना है। अगर 001 ऑपकोड होगा तो इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन करनी है, एंड सो ऑन। ये सारे ऑपरेशन जो है इधर मेंशन है एज एन एग्जांपल। नोट क्या लिखा हुआ है कि अगर जो है ऑपकोड के लिए n नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व है तो कितने ऑपरेशन सपोर्ट करेगा, 2 रेज़ टू पावर n। और जो अगला एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि विच फील्ड डिटरमिन्स द नंबर ऑफ ऑपरेशन सपोर्टेड बाय द सीपीयू, यानी किसी इंस्ट्रक्शन में वो कौन सी ऐसी फील्ड है जो ये डिटरमिन करती है कि सीपीयू कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने पीछे देख चुके हैं, तो ये जो ऑपकोड फील्ड है वो डिटरमिन करती है इस चीज़ को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो कहता है कि इफ द इंस्ट्रक्शन लेंथ इज 16 बिट इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, द एड्रेस फील्ड इज ऑफ 6 बिट्स, देन हाउ मेनी बिट्स रिमेन फॉर ऑपकोड। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है विच इज 16 बिट, यानी 2 बाइट उसकी जो है वो लेंथ है, इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, एक फील्ड जो होती है हमारे पास उसमें ऑपकोड की होती है, एक फील्ड जो है सोर्स 1 और डेस्टिनेशन, यानी दोनों जो है वो यूज हो रही होती हैं। ठीक है, यानी सोर्स 1 और डेस्टिनेशन, और उसके बाद जो है सोर्स 2। ठीक है, अब सोर्स 1 के लिए जो है हमारे पास, यानी अब इसमें जो एड्रेस फील्ड है वो 6 बिट की है। ठीक है, अब जो सोर्स 1 है वो भी 6 बिट्स यूज करेगा, और जो सोर्स 2 है, ठीक है, वो भी 6 बिट्स को यूज करेगा। तो 6 + 6 कितनी होगी, 12। सो जो 12 बिट्स हैं वो तो एड्रेस के लिए यूज होंगी। तो अब टोटल लेंथ 16 है, तो 16 - 12 करेंगे तो जितनी बिट्स रह जाएंगी वो ऑपकोड के लिए यूज होंगी। तो 16 - 12 करें तो 4 बिट्स हैं जो ऑपकोड के लिए रह जाएंगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज 4।